अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हमें नज़र आ रहा है कि ये हालात 9 मई के वाक़यात के बाद यकसर बदल चुके हैं, जिसके असरात अब खुलकर सामने आना शुरू हो चुके हैं। जैसा कि आप लोग सुन रहे थे, पार्टी के जो काफ़ी अहम रहनुमा हैं वो अब खुलकर बयानात देना शुरू हुए हैं और ये कहा जाता है उनकी तरफ से कि हमें हालात जो उस दिन 9 मई को पैदा हुए उसकी संगीनी का एहसास हुआ है और आज की तारीख में हुआ है जब हमने तमाम चीज़ें देखी हैं। सबसे पहले फवाद चौधरी साहब पार्टी के अहम तरीन रहनुमा हैं, पार्टी के तर्जुमान हैं। कल उन्होंने भी गुफ्तगू की जिसमें उन्होंने एक तो उन वाकयात से खुलकर लाताल्लुकी का इजहार किया जो उस दिन पेश आए थे, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये इस किस्म के जो वाकयात हैं ये इसमें मुलविस होने का, अगर कोई पीटीआई का मुलविस हो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो और अदरवाइज कोई हो उसके ऊपर भी कार्रवाई और इंक्वायरी होकर उनको करार वाकई सजा दी जाए। फिर एक और बयान सेनेटर वलीद इकबाल साहब का हमने देखा जिसके अंदर वो भी लाताल्लुकी का इजहार करते हैं, जहां पर इस बात का एतराफ कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैंने देखा कुछ लोगों को जो पीटीआई के कारकुन हैं इन वीडियोस के अंदर और बहुत दुख हुआ इस चीज के ऊपर, लेकिन ये कोई बाकायदा तौर पे पार्टी की हिदायत नहीं थी। कराची से हलीम आदिल शेख साहब बहुत अहम रहनुमा हैं, उन्होंने इससे लाताल्लुकी का इजहार किया। फिर आप लोग जानते हैं मौलवी महमूद साहब, कल उन्होंने पार्टी ही इस वाक़े के तनाजुर में छोड़ दी। आज एक जो अहम तरीन बयान है वो आमिर कियानी साहब का है जो एडिशनल सेक्रेटरी जनरल है पार्टी के, और आमिर कियानी साहब जो है वो पार्टी के साथ हर हवालों से खड़े रहे, वो पार्टी का दिफा इस इलेक्शन के मामले के ऊपर करते रहे। आज वो भी ये बात कहते हैं कि ना सिर्फ मैं पार्टी छोड़ रहा हूं बल्कि सियासत से ही किनारा कशी इख्तियार कर रहा हूं। बताते हैं कि मेरी बहुत साल जिद्दोजहद है इमरान खान साहब के साथ, लेकिन इस बात को कभी इंडोर्स नहीं किया ये जो वाकयात पेश आ चुके हैं। एक और देरीना साथी इमरान खान साहब के अली जैदी साहब, उन्होंने भी इन वाकयात की मजम्मत की और आप दीदा भी हो गए, लेकिन ये उन्होंने वजाहत की, उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के साथ मैं मुंसलिक ही हूँ, अभी भी हूँ, लेकिन जो नुकसान पहुंचाया गया है मैं इस बात की बिल्कुल खुलकर मुखालफत करता हूँ। हम प्रोग्राम के अंदर ये डिस्कस करेंगे कि अब ये समझा जाए कि वो पैटर्न जो हमने दीगर हवालों से भी देखा है माजी में मुख्तलिफ पार्टीज के हवाले से, कि जब उनके लोग अलग हो जाते हैं या कर दिए जाते हैं और उसके बाद फिर पार्टी जो है वो बिल्कुल एक तितर बितर हो जाती है, सूरत हाल में होती है। क्या ये सूरत हाल अब बन चुकी है पीटीआई के लिए, और अगर बन चुकी है तो ये कैसा है, इसका कौन जिम्मेदार है, इमरान खान साहब के रोल को इस सारी सूरत हाल के अंदर कैसे देखा जाए। ये बात बहुत अहम है कि आज जब पार्टी के रहनुमा अलग होना शुरू हुए तो तब इमरान खान साहब ने एक बयान जारी किया जिसमें पहली दफा उन्होंने पार्टी की टॉप टीयर लीडरशिप के नाम लेकर लिखा कि उनकी गिरफ्तारी की वो मजम्मत करते हैं। उसमें भी फवाद चौधरी साहब जो उनके सबसे वोकल पार्टी के नुमाइंदे थे उनका नाम नहीं था। तो अब क्या समझा जाए, इमरान खान साहब के ऊपर क्या इसकी जिम्मेदारी आती है या वो अब भी कोशिश करके सबको वापस जमा कर लेंगे, और इसका मुल्की सियासत के ऊपर क्या असरात होंगे। मैं ये कहना जरूरी समझती हूँ यहाँ पर कि पीटीआई को एक ऐसी जमात के तौर पे हमने जरूर कवर किया है और ऑब्जर्व किया है जिसने मुल्क के मुख्तलिफ तबकात से लोगों को यकजा किया और सियासत में बहुत इंटरेस्टेड बनाया, जो कि इतने जज्बाती भी हो गए जिनको हमने देखा कि उन्होंने ये अनफॉर्चुनेट वाकयात के अंदर वो पेश हुए। लेकिन क्या ये पार्टी अगर अपने इख्तिताम की तरफ या फिर इस किस्म की तकसीम की तरफ जाती है तो उसके मुल्की सियासत के ऊपर, अवाम के सियासत के ऊपर एतबार जो है उस हवाले से क्या असरात होंगे। आर्मी एक्ट के तहत जो कार्रवाइयों की बात हो रही है उस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने सख्त बात की है। उन्होंने कहा है कि कुछ 30 से 40 लोग ऐसे हैं मुलजिमान जिनको जमान पार्क में उनको 24 घंटे का अल्टीमेटम पीटीआई को, इमरान खान साहब को दिया गया है कि 30 से 40 लोग जो जमान पार्क में हैं उनको वहां से गिरफ्तार किया जाएगा। तो क्या वहां पर कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है? इन तमाम इशूज के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में समर हारून बिलोर साहिबा रहनुमा है ANP की, अब्बास खान आफरीदी साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, और फैसल चौधरी साहब को भी हमने खुसूसी दावत दी। आप तहरीक इंसाफ के वकील भी हैं, लेकिन हम माहिर कानून के तौर पे आपसे आपका तज्जिया हासिल करेंगे जो भी मिलिट्री कोर्ट्स की भी बात हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं समर साहिबा आपसे आगाज करती हूँ। ये जो वाकयात हैं उनका इन रहनुमाओं को, जो पीटीआई के बहुत दरीना रहनुमा भी हैं, बिलखुसूस अली जैदी साहब इमरान खान साहब के साथ डे 1 से जब से उनकी सियासी ये तहरीक जारी है उनके साथ है, ये इसको समझा जाए कि इन वाकयात रियासत पे हमला आवर होने की संगीनी का एहसास हुआ है। ये एक पैटर्न भी हमारे यहाँ होता है जब अलग कर दिया जाता है, इस किस्म के हालात में पार्टी को तकसीम कर दिया जाता है। देखिए अब्सा, हम डे 1 से हमारी पार्टी का ये स्टांस था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक इंजीनियर्ड पॉलिटिकल फोर्स है। इसको लेबॉरेटरी में क्रिएट किया गया है, इसको एम्पावर किया गया है, इसको बाजू लगाए गए हैं। जिन लोगों ने उसको एम्पावर किया था आज वही लोग उसको डिसएम्पावर करने के लिए खड़े हो गए। जो लोग नॉन ऑर्गेनिक तरीके से इस पार्टी में शामिल हुए थे वो, और जिस एक फ़ोन कॉल के कहने पे वो शामिल हुए थे, प्रोबेबली उसी तरीके की फ़ोन कॉल से वो पीछे हट रहे हैं। हैविंग सेड दैट, जो पिछले
एक हफ्ते की और ख़ुसूसी तौर पे 9 और 10 मई को जो वाक़यात हुए हैं, आई थिंक बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि खान साहब की जो स्टेट के साथ लड़ाई है वो इस निज पे जा पहुंचेगी कि हमारी पूरी दुनिया में तजलील हो जाएगी। मतलब हमारे दुश्मन ममालिक जो हैं वो तो फूले नहीं संभारे, ये इमेजेस बार बार दिखा रहे हैं, उन पे तबसरा कर रहे हैं। हमारे आर्मी ऑफिसर्स के यूनिफॉर्म खान साहब के फैमिली मेंबर्स के हाथ में हैं, वो लहराए जा रहे हैं। दीज इमेजेस आर नॉट गुड फॉर आवर कंट्री। तो आई थिंक कुछ लोगों को बजाते खुद भी एक एहसास हुआ है कि एक बहुत बड़ी रेड लाइन क्रॉस हो गई है, जिस रेड लाइन को सियासत में क्रॉस नहीं होना चाहिए। आज इनको रोक टोक अगर नहीं मिली, आज इनको कोई सीख नहीं मिली या कोई सजा नहीं मिली, तो कल आप और मैं और हमारे बच्चे, हम भी ये रेड लाइन क्रॉस करने के लिए खड़े हो जाएंगे। एंड देयर इज गोइंग टू बी नो लॉ लेफ्ट in the country। आफरीदी साहब, ये जैसे आए थे वैसे वापस जा रहे हैं, या फिर हमने कोई माजी में जो बहुत से तजुर्बात रहे कहीं पर, और यकीनी तौर पर ये बात टोटली अंडरस्टैंडेबल है कि जिस तरीके से रियासत के ऊपर हमलावर हुआ गया है, इसकी दुनिया के अंदर भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर लंदन राइट्स के हवाले से आज बात हो रही है, वहाँ पर भी बड़ी सख्त सजाएं दी गई थी। लेकिन हमारे यहाँ सियासी तौर पर भी तो सियासत के अंदर लोगों का इंटरेस्ट आना और फिर उसके बाद ज़रा मुतहर्रिक होना, वो भी तो एक मिसालें, उसका भी एक सिलसिला PTI की तरफ से ज़्यादा मुतहर्रिक रहा है। तो आप नहीं समझते कि कोई मुख्तलिफ तरीक़ाकार अपनाया जा सकता था? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर इमरान खान साहब का बयानिया है जिसके ऊपर लोग जज्बाती हुए हैं। पार्टी लीडर्स काफ़ी कंट्रोल करने की भी किसी मौके पे कोशिश करते हैं। कोई जज्बाती नहीं हुए। अरब स्प्रिंग आया, आपने देखा कि वहाँ पहले उन्होंने उनकी फ़ौजों के साथ क्या किया गया और फिर वहाँ कौन से इनकलाब आए। ठीक है, हमारे मुल्क में जब लाहौर में एक जलसा होता है, उसके पहले इमरान खान की स्ट्रगल को दिखाया जाता है बहुत सालों तक। जब इनको बनाने के लिए बदकिस्मती से हमारे इदारों के और जुडिशरी के कुछ लोग मिल के इसको लॉन्च करते हैं और वहाँ से इसकी शुरुआत होती हैं, जो इनकी शमूलियतें होती हैं, फिर इनको एक हर इदारे में इनको जो है प्रोटेक्शन मिलना शुरू हो जाती है साकिब निसार से लेके, और वो शय बढ़ती जाती है। जब शय बढ़ती जाती है वो इस नेज पे पहुंची आज के दिन कि उन्होंने अपने आप को स्टेट से भी ऊपर, इंसाफ से भी ऊपर, हर चीज़ से अपने आप को ऊपर जब तसव्वुर किया, तो उनका ख्याल था कि जैसे ही एक प्लान आपके सामने, उनकी सीनियर लीडरशिप की नामें आपके सामने हैं, वीडियोस आपके सामने हैं, कि जो एड्रेस आपको दिया गया उसको आप जल्दी पहुंचे और उसके साथ जो करना है, जो इनको प्लान दिया गया था, उसकी कमी आपके मोबाइलों में नहीं है। देखिए, एक स्टेट पार्टियां होती हैं, ANP है, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, PTI है। पार्टियां स्टेट से ऊपर नहीं है। पहली दफा पाकिस्तान के झंडों को जलाया गया। जब हम TTP का नाम लेते हैं, 70,000 लोग हमारे शहीद हुए, 70,000 लोगों में हमारे लोग रशिया वॉर से लेके लड़ते हमारे इलाके के लोगों ने पाकिस्तान के झंडे को जलाना बार बार के उठा के जलाया नहीं। क्यों? कि स्टेट से प्यार करते हैं। मेरे वालिद को 21 गोलियां लगी, ये आपके सामने बैठी हुई हैं, ये इनकी एक सख्त हिस्ट्री है। आया कभी सुना है आपने कि इन्होंने उठा के झंडे जलाए? इस दौर में इन्होंने झंडे जलाए, इन्होंने कायदे आज़म का घर जलाया, इन्होंने आर्मी GHQ पे हमला किया, इन्होंने ऐसी जगह नहीं छोड़ी जिधर दुश्मन ने हमला करने का उनकी टारगेटेड जगह है। जब तालिबान GHQ में घुसे थे, जब अटक पे घुसे थे तालिबान, तो वो कहा जाता था कि इंडिया की फंडिंग है, इंडिया इनके पीछे खड़ा है। आज मुझे कोई जवाब दे पूरी दुनिया कि जो जगह पे हमला हुआ, इसी जगह पे जो है TTP ने हमले किए थे। तो आज नहीं कहा जा सकता कि जब हम कहते थे कि फॉरेन फंडिंग जो है, ये केस खोलना चाहिए कि किस किस मुल्क से इस पार्टी को फंडिंग की गई है, और ये इंतशार उसका रिजल्ट है। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। चौई साहब, आपकी तरफ मैं आपका तबसरा इनिशियली चाहूंगी सर। ये रियासत से बालातर होने का और इस किस्म का एक कॉन्फिडेंस के चढ़ दौड़ो, हम इतने पॉपुलर हैं कि हम कुछ भी पुल ऑफ कर सकते हैं, ये उसका नतीजा है, या आप समझते हैं कि एक अनऑर्गेनिक अंदाज में ये चीज़ हुई है जो इमरान खान साहब एक ये पेश करते हैं कि मेरे और इदारों को लड़ाने की एक साजिश की गई है? ये देखिए, बात यह है कि सबसे पहले तो 9 मई को जो ये वाक़यात हुए हैं, ये वाक़यात किसी तौर पे भी इनको एडवोकेट नहीं किया जा सकता, इनकी हमायत नहीं की जा सकती। इन वाक़यात का होना जो है वो किसी तौर पे भी पाकिस्तान के लिए बेहतर बात नहीं है। हैविंग सेड सो कि इसकी जिस तरह से वाक़यात हुए, अब उसके लिए जो ज़ाहिर इंक्वायरी एक स्टेट जा रही है, स्टेट से बढ़कर तो कोई नहीं होता, लेकिन ऐसा महसूस भी होता है कि ये जो गुस्सा है एस्टैब्लिशमेंट का ज़ाहिर है उनके ऊपर,
मेरे घर में अगर रात को कोई आया है, मेरे दोनों जो बहन और भाई जो हैं ये पख्तून हैं, कोई नहीं भूलता किसी के घर के ऊपर जो अटैक हो, तो कोई भूलेगा भी नहीं। लिहाजा वो लोग जो वेंडलिज्म में शामिल थे, चाहे वो किसी पार्टी से भी ताल्लुक़ रखते हों, वो कानून से ऊपर तो नहीं, उनको ट्रीट कानून के मुताबिक करके उनको सज़ाएं देनी चाहिए और मिलनी चाहिए। लेकिन बाज़ सियासी जो जमातें हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के इस गुस्से को ऐसा महसूस होता है अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते। अब सब पाकिस्तान में कौन सी ऐसी जमात है जो इस्टेब्लिशमेंट के कमले में नहीं हुई? मियां नवाज शरीफ साहब तो लॉन्च ही ज़ियाउल हक साहब के उसमें हुए, फिर उनको जिस तरह से जुडिशरी ने हमेशा उनका सपोर्ट किया, और ऐसी है इस पाकिस्तान की जो लीगल जूरिस्प्रूडेंस में जब भी कोई आप हैरान कुन तौर पे कोई रिलीफ देखेंगी, आपको पीछे मियां नवाज शरीफ का चेहरा नजर आएगा। उनको भी बहुत सपोर्ट मिली है। और ये कहना कि जो है ये सब पॉलिटिकल पार्टीज जो है, हर पार्टी में इंजीनियरिंग तो हुई है और कोई इससे इनकार नहीं कर सकता है। और लेकिन आप ये पीटीआई को अगर एक बिल्कुल ही सियासी हकीकत मानने से इनकार कर देना है, तो मेरे ख्याल में ये शायद कोई गलत बात होगी। हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज जो इस वक्त हैं वो इस्टेब्लिशमेंट का गुस्सा इस्तेमाल ज़रूर करेंगी। इस वक्त एक मोमेंट्री एंगर है, बहुत ज़्यादा है, और वो उसका एक ये जो सारे मामलात हुए हैं इसका कॉन्सिक्वेंस भी आएगा, और डेफिनेटली आएगा, बहुत पावरफुल आएगा। रियासत जो है उसका भी एक रिस्पॉन्स आएगा, कवानीन का भी एक आएगा। अब बात यह है कि जो नैरेटिव है जो बनाया जा रहा है, इदारों के खिलाफ बनाया जा रहा है, पाकिस्तान में पार्लियामेंट आइन नहीं है, आइन सुप्रीम है जो कि पार्लियामेंट बनाती है, और पार्लियामेंट, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव तीनों के इख्तियारात आइन के तहत डिफाइन हैं, और तीनों इदारों ने अपने अपने इख्तियारात जो हैं उसके तहत ही इस्तेमाल करने हैं। जिस तरह से एक ऑर्गेनाइज कैंपेन चलाई जा रही है जुडिशरी, आई बिलोंग टू जुडिशरी, मेरा वो इदारा है, मैं उस इदारे का हिस्सा हूँ। आप उन 3 जजेस की जिसके खिलाफ आप चला रहे हैं मुहिम, खास कर चीफ जस्टिस साहब की, तो कासिम सूरी की जो बेंच थी उसमें तो तीनों शामिल थे, और वो 5-0 का फैसला था। उसी बेंच के फैसले के नतीजे में तो आप हुकूमत में बैठे। जब वो हुकूमत में आते हैं तो आप वो सो मोटो उसी तरीके से उसी चीफ जस्टिस ने बेंच बना के ली थी, इसी तरीके से हुआ था। तो यहाँ पर जॉय साहब, अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए जो अभी का हम बात कर रहे हैं इस वाक़े की, उस दिन सुप्रीम कोर्ट में जब इमरान खान साहब मर्सिडीज में बुलाए गए थे और फिर उनको सुप्रीम कोर्ट का गेस्ट बनाया गया था, ये 9 मई के वाकयात हो चुके थे, जिससे आज तमाम रियासत भी हिल चुकी है और लोगों को भी एहसास हो रहा है। चीफ जस्टिस साहब उस दिन कोई ये गुड टू सी यू और इस तरह की ग्रीटिंग से बढ़ के एक स्टेटमेंट दिलवाते और एक एहसास नजर आता है इमरान खान साहब के अंदर, तो आज हालात मुख्तलिफ होते पीटीआई के लिए। तो पहली बात तो ये है कि मैंने उनको बिलावल भुट्टो को भी गुड टू सी यू कहते हुए सुना है मेरे सामने। उन्होंने शहबाज शरीफ, वो राइट्स के फौरन बाद नहीं गए थे, वो रियासत में हमला मतलब, लेकिन उसको एक ऐसे बना लेना वो तो बात है। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब रोस्ट्रम पे जब आए थे तो उनको यही कहा गया था कि आप ये स्टेटमेंट दें, और उनको स्टेटमेंट उन्होंने दी थी। कुछ कह सकते हैं, उस पर एतराज़ किया जा सकता है, सियासी मुखालफिन कहें कि ज़्यादा खुशू व गुज़ू के साथ एक स्ट्रॉन्ग से या लाउड स्टेटमेंट आनी चाहिए थी, जो कि जिस तरह के अभी आ रहे हैं। और क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने सिर्फ ख्वाहिश का इमरान खान साहब के आगे इज़हार किया, खान साहब कहते मैं तो अंदर हूं, मुझे क्या पता था। उसमें ये है कि जो उस वक़्त के हालात थे, देखिए इंटरनेट भी बंद था, सारा मामला भी एक हुआ था सिलसिला, तो हैंडलिंग उसकी बेहतर तरीके से की जा सकती है। लेकिन अब बात यह है कि अब हम उससे आगे बढ़ना चाहिए, आगे आके अब बात जो जिस तरह से अब ये मामला जिस तरह से जा रहे हैं, उससे ये ख़ास कर कुछ सियासी जमातें जो हैं वो इससे मुतासर भी हुई। पाकिस्तान की तारीख में कुछ सियासी जमातों ने पाकिस्तान के झंडे जलाए हैं, और ये पहली तारीख में आप चाहें हम वो तख्त हकीकत है, इस ये मौका नहीं है कि उसको रिपीट करें, लेकिन ऐसे मामला से बढ़ के भी मामला होते रहे। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कहा कि मेरा जस्तखाकी भी पाकिस्तान की ज़मीन में नहीं। समर साहिबा, ये बात तो जो बात फैसल साहब कर रहे हैं उसकी ऑब्वियसली कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल इंटायरली कोई कंपैरिजन मेरी नजर में भी नहीं बनता। लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट, बट अक्सा एक इंसान ने 36 साल जिंदगी के जेल में गुजारे, वो इंसान था जिसने अंग्रेज के खिलाफ बंदूक भी उठाई, जिसने लड़ाई भी की, और फिर वो लोग जिन्होंने एक पत्ता इधर से उधर नहीं किया उनको गद्दार का लकब देते थे। इट वॉज अ साइन ऑफ प्रोटेस्ट। और फिर हमारे आज तक बहुत सारी फैमिलीज हैं जो ड्यूरेंट लाइन के दोनों साइड्स पे डिवाइडेड हैं,
माए इस तरफ हैं, बेटे उस तरफ हैं, फैमिलीज डिवाइडेड हैं, ये एक बड़ी हिस्टोरिक डिसीजन थी। लेकिन आप तो 36 घंटे नहीं गुजार सके। 36 घंटे के बाद आपने वो बेहोशियां कर ली और कोई गिरने लगा, कोई पड़ने लगा, कोई व्हीलचेयर पे गया तो दौड़ते दौड़ते वापस आ गया। हम यहाँ पे तजलील करने नहीं आए हुए, और हमने अगर जातियात पे और उस पे चले गए तो इट विल बी अ वेरी अगली शो देन, बट वी डोंट वांट टू डू दैट। वी वांट अ वे फॉरवर्ड। 1.25 साल से हम सारी पार्टियां इनको कहते रहे पार्लियामेंट आए, पार्लियामेंट करेक्ट फोरम है, वहां पे बैठ के बात करें, हमने नहीं करना। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करें, हमने नहीं बैठना। हमने अपना फैसला सड़कों पे करना है, तो सड़कों पे जब फैसला लेके गए तो अब भुगते। अब आप लोग भी इमरान खान साहब की गलतियां जो उनसे हो गई और गढ़ा उनकी जमात ने somehow I have to say this, खुद खोदाई जो वाकया उस दिन हुआ उसको अगर किसी तरीके से रोक लिया जाता, वो एक अलग बात है कि इसकी मुकम्मल इंक्वायरी जैसे भी उसके ऊपर हम बात करेंगे। उनके कंधे पे रख के बंदूक चलाएंगे आप लोग, या जिसना भी फैसल साहब ये बात कह रहे थे कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ पीटीआई की लड़ाई है उसको आप लोग अपने सियासी मकासद के लिए अगर इस्तेमाल करेंगे भी तो सियासी तौर पर क्या फायदा होगा? आज जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट है, आप लोगों की जमात नहीं है। पीटीआई की लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं है, इस चीज को हमें समझना चाहिए। उनकी लड़ाई है पाकिस्तान के साथ। इमरान खान को जब इख्तिदार अदम इत्तेमाद आया तो एक हफ्ते बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप उसको टीवी पे दिखा सकते हैं। जब उनको हटाया गया एग्जैक्ट एक हफ्ते बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि ये मुल्क डिफॉल्ट करेगा, 1 वीक के बाद ये मुल्क डिफॉल्ट करेगा, IMF पैसे नहीं देंगे, इस मुल्क पर जो है एटम बम गिर देना चाहिए और यहाँ से एटमी जो है वो IMF इनसे रिजर्व मांगेगी। ये सारी बातें आपके प्रेस का एक हफ्ते बाद इस शख्स ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसने ख्वाब देखा, इसको इल्हाम हुआ कि मुल्क के साथ एक हफ्ते में ये होगा। ये जो आज हो रहा है, ये कैसे प्रिडिक्शंस जो है ये तो ना नजूमी कर सकता है, खुदा माफ करे इल्हाम भी नहीं हो सकता। ये वो शख्स है जो एक प्लान, एक सोच और एक फिक्र के साथ आया, और वो सोच और फिक्र जो है वो मखसूस लोगों के अंदर उसी तरह आती रही। जैसे मेरे भाई कह रहे हैं अमेरिका का गद्दार, फिर माशाल्लाह इनके घर में मेहमान और एम्बेसी में 5 दफा मुलाकातें। ये कौन सी चीजें थी कि जो एक तरफ कुछ हो रहा है, दूसरी तरफ मुल्क के साथ, स्टेट के साथ क्या किया जा रहा है। ये स्टेट को इस वक्त स्टेट के साथ इनकी लड़ाई है, पाकिस्तान के साथ इनकी लड़ाई। इसीलिए तो सर कह रही हूं आपकी जमात फौज जो है ना, फौज को आप जरा साइड पे रखें, उसकी वजूहात हैं। आया फौज जिम्मेवार है पाकिस्तान के झंडे की, ये जो जलाएंगे इनसे फौज पूछेगी? अगर ये कायदे आजम के घर को जलाएंगे इनसे फौज पूछेगी? जो 70 साल के हमने कबाइलों ने लड़ाई की, 70,000 हमारे लोग मरे, आया ये फौज ने हमसे करवाई? नहीं, हमने उधर की, हम उस जंग को लड़े, अपने मुल्क की बका के लिए लड़े, हमने वो की। आज अगर कोई और टेररिस्ट उठता है, ये तालिबान को वहां से लाते हैं, ये अपने सियासी एजेंडे के लिए TTP वालों को वापस लाते हैं पाकिस्तान में। 30,000 लोगों को ये एंट्री दिलवाते हैं, और उसके बाद जमान पार्क में वही TTP वाले आपकी वीडियो देख के तस्वीर वो उधर मौजूद होते हैं। ठीक है, ये आपकी वीडियो आप निकाल लें। आया ये मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, फौज का इसमें क्या काम है? आया हम पाकिस्तानी नहीं है? हम इस मुल्क में नहीं रहते? हम इसका जवाब नहीं ले सकते? हम इसका जवाब ले सकते हैं। चौधरी साहब, इस टाइम जो हो रहा है अब उसके हवाले से आफरीदी साहब कहते हैं, और हम एक तजादात का इमरान खान साहब के बयानात के अंदर और उनके बयानिए में सिलसिला देखते आए हैं। लेकिन जहां आज PTI खड़ी हुई है, खुद को रियासत से अबव समझना, इतना पावरफुल समझना कि हमारे मुकाबिल कोई नहीं आ सकता, और ये बात इमरान खान साहब कहते थे कि मेरे साथ कॉमन बंदे की इस किस्म की जज्बाती सपोर्ट है, इसके हमने असरात देखे हैं। जो यहां तक लेकर आए सियासी जमात को, उनका भी एहतसाब होना चाहिए, जो इस बात का एतराफ कर चुके हैं कि हम कानून साजियां कराते रहे, हमारा एक 1 पेज था जिसको अब हम बदनामे जमाना 1 पेज कहते हैं। तो क्या प्रैक्टिकल किस्म की कोई इकदामात हो जिसके अंदर उनको भी जवाब दे किया जाए और फिर इमरान खान साहब का भी साथ साथ मामला चला जाए? आपका इशारा किस तरफ है? मेरा बिल्कुल उन शख्सियात की तरफ है जो उस वक्त जनरल बाजवा साहब, मैं उनका नाम लेती हूँ, जनरल बाजवा साहब थे, उनके कोर्ट मार्शल का मुतालबा इस वक्त इमरान खान साहब करते रहे, लेकिन जनरल फैज के कोर्ट मार्शल का मुतालबा वो नहीं करते थे, उनका मरियम नवाज साहिबा करती हैं। तो पिक एंड चूज किया हुआ है। लेकिन इन दोनों शख्सियात का ऐसा किरदार है कि जनरल बाजवा साहब के तो एतराफात भी सबके सामने पड़े हैं, तो पहले इनके ऊपर भी, इनके इमरान खान साहब के साथ साथ इनको भी जवाब दे करना चाहिए आपके ख्याल में? देखिए, ये बात अब इस वक्त जनरल बाजवा साहब का कोर्ट मार्शल या जनरल फैज का कोर्ट मार्शल, ये तो आप और हमने डिसाइड कर सकते। वो पार्लियामान की तौहीन के अंदर बुलाया जा सकता है सर उनको। और जो देखे पार्लियामान देखे, पार्लियामान इसको देखे, अगर पार्लियामेंट समझती है, पार्लियामेंट जरूर बोला। पार्लियामेंट का एक अपना डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग में बैठ के जो पार्लियामेंट ने डिसीजन मेकिंग करनी है वो बिल्कुल करे। पार्लियामेंट एक आज़ाद इदारा है, पार्लियामेंट
تو کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ بھی کر سکتی ہے گیون طریقے سے. پارلیمنٹ ایک نیا آئین بھی لا سکتی ہے ایک گیون طریقے سے اگر کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہو تو. اگر انہوں نے کسی چیز کو یا کسی چیز پہ وہ پروسیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں جانا تو وہ پارلیمنٹ کی ڈیسیژن میکنگ ہے, تو اس کو بہتر ہے کہ پارلیمنٹ کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے. اور یہ کرنا چاہیے آپ کے میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کو اپنے ڈیسیژن میکنگ خود کرنی چاہیے. سمر صاحبہ, مسئلے کی جڑ کو بھی تو پکڑنا ہے, اس مسئلے کی بالخصوص یہاں پر جو موجودہ قیادت ہے, آج سب لوگوں کو بہت دکھ ہے اس معاملے کے اوپر, اور ہماری جو ادارہ, میں اس بات کا اظہار پہلے بھی پروگرام میں کر چکی ہوں کہ ایک ایسا ڈسپلنڈ ادارہ ہے کہ جس کے حوالے سے سیاست کے اندر جو مداخلت ہے اس کے علاوہ کسی قسم کی تنقید پاکستانی عوام کے ذہن میں کوئی اس طرح کے خیالات کبھی بھی نہیں رہے. اس ادارے کی ہمیشہ ایک بڑی تکریم رہی ہے اور ایک رسپیکٹ رہی ہے عام پاکستانی شہری کی نظر میں. لیکن جو لوگ اس میں اسپیسیفکلی انوالو تھے ان کو کوشچن کرنا چاہیے کہ جنہوں نے بنیاد رکھی اس چیز کی اور اتنا سپورٹ کیا, جن کے خلاف آپ لوگ احتجاج کرتے رہے. ڈیفینیٹلی آئی تھنک ادارے کو بھی انٹروسپیکشن کرنی چاہیے اور ان کو دیکھنا چاہیے کہ جن لوگوں کی بیہیویئر کی وجہ سے ان کی اتنی تذلیل ہوئی, اداروں کی اتنی تذلیل ہوئی, ہمارے بہادر فوجیوں کی جن کی لازوال قربانیاں ہیں ان کی اتنی تذلیل ہوئی, آئی تھنک ان کو بھی اپنے اندر ایک جس کو آپ کہتے ہیں احتساب کا عمل شروع کرنا چاہیے. اٹ شوڈ اسٹارٹ فرام ود ان دیم, کیونکہ وہ جس طریقے سے اپنا آپ کو تول سکتے ہیں ہم نہیں تول سکتے. ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ جو اسپیسیفکلی 9th اور 10th میں کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ بھی ایک پی ٹی آئی کو بھی اس میں ایک انٹروسپیکشن کرنی چاہیے. وہ کون سے ان کی لیڈرشپ تھی, وہ کون کے ان کے بیچ میں وہ لوگ تھے جنہوں نے ان ریلیز کی اور ان گیدرنگز کی جگہ کو چوز کیا تھا. میں اور افریدی صاحب پشاور کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں. پشاور میں انہوں نے جو پوائنٹ چنا تھا قلعہ بالسار کا, وہ کینٹ کی باؤنڈری پہ تھا. دا ہول ٹائم وہ کوشش تھی کہ ہم کینٹ میں انفلٹریٹ کر جائیں. وہاں پہ نہیں جا سکے تو جا کے وہ ہمارا تاریخی ریڈیو پاکستان جلا گئے. وہاں پہ جو ملازمین تھے ان سے میں کل مل کر آئی ہوں, وہ سروں پہ قرآن رکھ کے اپنی جانیں بچا کے نکلے اس آرسن سے. سو یہ جو جگہ تھی بڑی اسپیسیفکلی ٹارگیٹڈ تھی. مطلب لاہور از اے ہیوج سٹی, وہاں پہ اسپیسیفکلی کور کمانڈر کا گھر, قلعہ بالسار, پھر یہ ساری جگہ جو تھی یہ انتشار پھیلانے کی ایک سوچی سمجھی سازش تھی. ان کی پارٹی کو بھی اندر سے احتساب کرنا چاہیے and they should bring forward the list of people who are responsible. آفریدی صاحب, اب ایک اور بات ہے جو پس منظر میں چلی گئی ہے, وہ الیکشن کی بات ہے جس کے اوپر تمام سیاست پی ٹی آئی کرتے کرتے خود بھی پٹری سے الگ ہو گئی. آج مریم اورنگزیب صاحبہ نے الفاظ استعمال کیے الیکشن کا ڈرامہ. سو الیکشن تو آئینی طور پر اپنی مدت کے اندر ہونا ایک کسی بھی جمہوری ملک کے اندر بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے لیے الفاظ کا چناؤ بھی محتاط ہونا چاہیے. سو آپ لوگ اس تاثر کو کیسے زائل کریں گے کہ عمران خان صاحب اتنے اسٹرانگ ہو گئے تھے پاپولیرٹی کے معیار پہ آپ کے اگینسٹ, کہ آپ لوگ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں یہ چاہ رہے تھے کہ وہ نہ ہوں اس مقابلے میں آپ لوگوں کے ساتھ, لیکن یہ واقعات ہو گئے. نہیں جی, ایسا کچھ نہیں ہے. جب کانسٹیٹیوشن کو پنجاب اسمبلی میں ری رائٹ کیا گیا, ووٹ بغیر دیے لوگوں کو نااہل کیا گیا, جدھر سے یہ قصہ شروع ہوتا ہے, ٹھیک ہے, پرویز الہی کو دوبارہ سیٹ پہ لایا گیا اختیارات کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اسمبلی توڑی گئی. آیا وہاں کانسٹیٹیوشن کو پھر پارلیمنٹ کا کام ہی کیا ہے؟ اگر سپریم کورٹ آئین کو جو ہم نے ان کو بنا کے دیا اس پہ سائٹ رکھ کے اپنا ہی لکھنا شروع کر دے, اپنی آئین کو بنانا شروع کر دے, اپنا ہی فیصلے کرنے شروع کر دے. یہ ادھر سے سٹارٹ ہوا. پھر اس کے بعد دو ہمارے فائنینس منسٹر کے پی کے, اور اس سے پہلے کہ میں جاؤں, اور ایک پنجاب کا فائنینس منسٹر اور فیڈرل فائنینس منسٹر آئی ایم ایف کے بارے میں ان کو کہتے ہیں کہ لیٹر لکھو کہ یہ فنڈ نہ ملے, پاکستان کو ڈیفالٹ کروا دو. دونوں کے ساتھ ٹیلی فون گفتگو ہوتی ہے. جو کسر رہ گئی تھی وہ ڈار صاحب نے پوری کر دی. I don't care about IMF. میں آپ کو میں بتاتا ہوں, دونوں کو کہا جاتا ہے. پھر جو اسٹیٹ ایگریمنٹ کرتی ہے آئی ایم ایف سے, اس سے انکار کر کے پیٹرول کی پرائسز کم کی جاتی ہیں, ٹھیک ہے. یہ سارا کام اسی لیے کیا جاتا ہے کہ پاکستان کو ڈیفالٹ کیا جائے, کیونکہ اقتدار کا وہ نشہ اور ملک کو توڑنے کا اور خراب کرنے کا. دیکھیں مجھے آپ بتائیں, میں آپ کو, انہوں نے تقریباً 14-15 ایسی جگہوں پہ حملہ کیا جدھر انڈیا کرنا چاہتا ہوگا اور کوئی نہیں کرنا, پاکستان ہی نہیں کر سکتا. انہوں نے شیر خان شہید کے مجسمے کو توڑا اور اس جگہ کو توڑا, سب کچھ کیا. اس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کی فوج کے کیا ریمارکس تھے اور کیا لیٹر ان کے جیب میں تھا, اس کی دلیری کے بارے میں. میں آپ کو ایک اسٹیشن, قائد اعظم, جی ایچ کیو,
یہ وہ جگہ ہیں جس کو انڈیا کے لسٹ میں ہائی لائٹ کیا ہوگا، اور وہی سارا ان کے موبائل پہ آپس میں باتیں کرتے ہوئے، تقریریں کرتے ہوئے اسی جگہ کو فوکس کیا جاتا ہے۔ اسد عمر کا نام لے کے، اس کو ثوابی والا ہمارا اسپیکر جو ہے اس کا نام لے کے، وہ سوات والا جو ہے اس کا نام لے کے، یہ سارے نام لے کے کہ جو جو لسٹیں دی گئی ہیں ان پہ آپ حملہ کریں، GHQ جائیں، ادھر جائیں۔ یہ تو ایک ملک میں غداری سے بھی بڑھ کے، مطلب آپ کیسے عمران خان کو ایک جج کے سامنے وہ پیش ہوتا ہے اور وہ اس کو ویلکم کرتا ہے اور اس کو ضمانت دیتا ہے، وہ سب کو اسی طرح گریٹ، اور کل سے تو وہ سبھی کو گریٹ کر رہے ہیں، وہ تو سب کو ہی کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کے اپنے، یہ دیکھیں اتنی افسوس کی بات ہے کہ ایک آدمی مجرم ہے، ریمانڈ میں، اور اس کو جو ہے آپ بلا کے کہتے ہیں اس کو بری کرو، اور اچھا جو اس کا سزا اس نے کی ہے اس میں بھی بری کرو، جو کرے گا اس میں بھی بری کرو، جو آئندہ کرے گا اس میں بھی بری کرو۔ بہت سارے سوالات اٹھ گئے تھے جس طریقے سے رینجرز نے عمران خان صاحب کو حراست میں لیا تھا، لیکن جو تنقید سپریم کورٹ کے حوالے سے چودھری صاحب ہو رہی ہے، کیوں پیش نہیں ہو رہے؟ میں چوہدری صاحب کی طرف لے کے جاؤں۔ چوہدری صاحب، سپریم کورٹ کا رول مختلف نہیں ہونا چاہیے تھا اس ساری چیز کے اندر، بالخصوص اب جو آرمی ایکٹ لگانے کی، ملٹری ٹرائل کی بات ہو رہی ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ اگر اس قسم کے ایک بلینکٹ ریلیف اور ایسے ان بادرڈ ایٹیٹیوڈ جو معزز ہماری اعلیٰ عدلیہ کا ہے، اور اگین ایک فوج کا ادارہ ہے، ایک سپریم کورٹ کا ادارہ تھا، ہم عام بندے کے سامنے مائک لے کے جاتے تھے، وہ کہتا تھا ہم آرمی چیف سے اپیل کرتے ہیں انصاف کی اور چیف جسٹس سے اپیل کرتے ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہاں پر ایک مختلف رویہ ہونا چاہیے تھا تاکہ انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آئے؟ اور آج کوئی یہ جماعتیں جو ہیں، ان میں سے رضا ربانی صاحب اور بہت سارے لوگ ہیں، میں کوشش کرتی ہوں سمر صاحبہ بھی اس کے اوپر بتائیں کہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ سویلین کورٹس کے اندر ہی ایک صاف شفاف ٹرائل ہونا چاہیے تاکہ کوئی سوال نہ اٹھے۔ دیکھیں، جہاں تک تو ملٹری کورٹ میں سویلینز کے ٹرائل کا سوال ہے، یہ بہت ایک سوچنے والی بات ہے۔ یہ ایک ایسا پریسیڈنٹ ہے جو کہ بالکل ہی پہلے بھی اس کی بہت مخالفت ہوئی ہے اور مخالفت ہونی چاہیے بھی، کیونکہ ملٹری کورٹس میں سویلینز کو ٹرائی کرنا کسی طور پہ بھی نہ تو انٹرنیشنلی نہ ہی اندر یہ ایکسیپٹیبل ہوگا سویلینز کے لیے، بہت سارے لوگوں کے لیے۔ آج میں ابھی کے اخبار میں پڑھا تھا کہ پارلیمنٹ میں بھی اس کے خلاف آوازیں اٹھی ہیں۔ جو کرمنل ایڈمنسٹریشن جیسے سسٹم موجود ہے اسی کو استعمال کر کے یہ جو وینڈلزم ہوا ہے یا یہ جو ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں، ان کو وہاں پہ فوراً سزا دینی چاہیے، اور اس کا اور سپریم کورٹ کے جو معاملات کا مجھے بظاہر آپس میں کوئی لنک نظر نہیں آتا۔ نیچے والی عدالتیں، اچھا آپ نہیں سمجھتے کہ ایک وہ رویہ رہا، ایک اس کی بیک گراؤنڈ اور مختلف قسم کی اس کے حوالے دیے جا رہے ہیں، لیکن آپ کو یاد ہے جسٹس سیٹھ نے جو فیصلے دیے تھے اس کے بعد ان کی ایلیویشن ہمارے معزز چیف جسٹس صاحب نے یہ اطلاعات رہیں، کورٹ رپورٹرز رپورٹ کرتے رہے کہ وہ روکی تھی، جسٹس نقوی کو لے کے آیا گیا تھا۔ سو آپ نہیں سمجھتے کہ سم ہاؤ کہیں نہ کہیں چیف جسٹس صاحب مختلف طریقے سے اپنی پوزیشن، طریقہ کار کو تبدیل کرتے ہیں، آج سب کا اعتبار ہوتا ہے؟ ججز کے اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار ہے 175، وہ تو بالکل ریویو ہونا چاہیے، اور بالکل غلط طریقہ کار ہے۔ اس میں جو پاورمنٹ پارلیمنٹ کی تھی منیر بھٹی کیس میں وہ ٹیک اوے کر لی گئی، بالکل غلط کیا گیا، اس وقت افتخار محمد چودھری نے کیا۔ پارلیمنٹ کی ہی سے ہونی چاہیے، پارلیمنٹ کو آڈٹ کا اختیار ہے، بالکل سپریم کورٹ کا آڈٹ کرنا چاہیے، سب ہائی کورٹس کا آڈٹ ہونا چاہیے۔ اس پہ میں نے آپ ہی کے اخبار میں ایک آرٹیکل لکھا تھا، کیپ یور بکس اوپن۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ سب کے ساتھ سب کا آڈٹ کرے اور خود اپنا آڈٹ جو ہے وہ کرے۔ پارلیمنٹ کو پورا اختیار ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے اس معاملے کو کھولے، دیکھے۔ پارلیمنٹ جو ہے وہ نیشنل پرس کا جو ہے وہ کسٹوڈین ہوتی ہے، یہ ایک کانسیپٹ ہے نیشنل پرس کا، یعنی قومی خزانے کا، وہ کسٹوڈین ہی پارلیمنٹ ہوتی ہے۔ پارلیمنٹ کا اختیار ہے، پارلیمنٹ ہی دیکھے گی، ہر ادارے کو دیکھے گی، عدلیہ سمیت ان کو دیکھنا چاہیے، اور تمام اداروں کو اس پہ کسی قسم کا تحفظات کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ ججز کے اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار انتہائی میں سمجھتا ہوں متنازع، بینچز کی فارمیشن کے لیے بھی جو طریقہ کار ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اس کے رولز بنانے کی ضرورت ہے، سوموٹو اختیار جو ہے وہ ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ الیکشن کا معاملہ سننے میں کچھ رہ گیا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کو اس پہ فل بینچ اب فائنلی بنا دینا چاہیے؟ میرے خیال میں تو بہت سارے معاملات کسی اور طرف نکل گئے ہیں، ابھی معاملات جو ہیں وہ کسی اور طرف چلے گئے ہیں، جو وہ معاملات دوبارہ آئیں گے تو اس وقت تو دیکھا جائے گا، فل بینچ ہو جانا چاہیے۔ اب آپ اس نوبت پہ آکے مطالبہ تو obviously آپ تو پولیٹیکل پارٹیز ہی کرتی ہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ کر دینا چاہیے فل بینچ کی طرف؟ دیکھیے، میں اس وقت تو ہم نے جب اس مقدمہ ہو رہا تھا، میں تو کیونکہ کسی بھی سیاسی جماعت کا سیاسی متمع نظر نہیں دیتا، نہ ہی میں دے سکتا ہوں، میں کسی سے سیاسی طور پہ منسلک نہیں ہوں۔ ہاں، قانونی طور پہ میں اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ آپ فل بینچ بنا دیں،
ठीक। हमें कोई एतराज़ नहीं है अगर जिसने बनाना है, हाँ उस वक्त और कानून के मुताबिक आदमी चीफ जस्टिस का इख्तियार है, बना देते तो आज कम तनकीद होती, नहीं बनाया तनकीद सह रहे हैं। सही। अब एक क्विक कमेंट आप लोगों का चाहूंगी। समर साहब आप पहले बताइए, आप इंडोर्स करते हैं मिलिट्री ट्रायल को इस अब्सा मौके पे? ऑब्वियसली इन एन आइडियल सिचुएशन सिविलियन कोर्ट में ही ट्राई होते। इतने बड़े सानेहा का हम जस्टिस लेने कहाँ जाएंगे? वो कौन सा ऐसा फोरम होगा जहाँ पे सारे पाकिस्तान के लोग फील करेंगे कि हाँ ये पार्टिजान डिसीजन नहीं है। आफरीदी साहब, सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल हो इस मौके के ऊपर, आज ये 21वीं सदी के अंदर वो दुनिया की नजरें हमारे ऊपर हर हवाले से होती हैं, लेकिन यहाँ पर जेन्युइनली हमारे जो फौज का इदारा है उसको या रियासत को अटैक करने की कोशिश की। आप नहीं समझते कि सिविलियन कोर्ट्स के अंदर इतना ओपन ट्रायल हो कि कोई सवाल उठाने की गुंजाइश ना रहे और इदारे की भी वो जो एक तकरीम है और वो जो मामला हैं वो बहाल हों मुकम्मल तौर पे, ताकि कोई शक व शुबहात ही ना रह जाए। देखिए ये जो कोड बने ना किस जुर्म के अगेंस्ट बने, ठीक है, मैंने आपको पहले प्रोग्राम से पहले कहा कि आप वो डिटेल मंगाए। बदकिस्मती से जब आप उसको पढ़ेंगी तो किसी ने एक जुर्म किया होगा वो इस कोर्ट में ट्रायल होगा, किसी ने 2 जुर्म किए होंगे तो इस कोर्ट में ट्रायल होगा। आप यकीन नहीं माने कि ये जो कोर्ट बना है वो उसको आप बुलाएं 9 के 9 जुर्म इन्होंने किए हैं। दिफाई उस पर हमला जिसमें ये कोर्ट बन के उसमें ट्रायल हो सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग का, फॉरेन फंडिंग का, आप उस कोर्ट के 9। लेकिन शफाफियत के हवाले से कानूनी माहिरीन ने किताबें लिखी हुई हैं। देखिए एक शख्स अगर टीटीपी वाला आता है, अगर टीटीपी वाला आता है और वो हमला करता है उसको उसमें ट्रायल किया जा सकता है, वो भी पाकिस्तानी है। जरा बात को समझे, स्टेट के खिलाफ एक आदमी वायलेशन करता है स्टेट के 9 चीजों का, कितने का? सर एक आदमी के जो कारकुन हैं जिनको काफी हद तक आप एक पाकिस्तानी सियासतदान है, आम बंदा ब्रेन वॉश भी हो जाता है सियासत के अंदर, तो वो जो नौजवान 18 साल से कम उम्र का है, चले आपसे इत्तेफाक करते हैं, नहीं आपसे इत्तेफाक करते हैं, में भी लोग मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई हुए थे। इदरीस खटक साहब मैं बिल्कुल थे, हवाला देने वो अभी भी तो वो कोई अच्छी एग्जांपल्स तो नहीं है ना सर। हसन अस्करी साहब भी कोई अच्छी एग्जांपल नहीं है। आपसे इत्तेफाक करता हूं तो इमरान खान को ट्रायल कर लेना, इनकी सीनियर लीडरशिप जिन्होंने गुमराह किया लोगों को, आप कहते हैं जूनियर जो कारकुन है उस तक ना भी हो तो खान साहब की हद तक ये बात हो, गुमराह किया उनको तो वो भी फिर कैसी एक एग्जांपल या एक कैसा प्रेसिडेंस, इसके ऊपर हम आने वाले दिनों के अंदर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आफरीदी साहब आपका, समर साहब आपका और फैसल चौधरी साहब, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला। नाज़रीन, ये जो हालात हैं इसको एनालाइज करना भी हमारे लिए इतना आसान नहीं और इसके ऊपर बात करना भी इतना आसान नहीं, लेकिन हम देखते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ मामलात काम डाउन होते हैं और एक सेंस प्रिवेल होती है ताकि सब लोग थोड़े यूनाइट होकर इन इशूज़ के ऊपर बात कर सके। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।